तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब G20 की बैठक चल रही थी, जस्टिन ट्रूडो आए थे, तब उन्होंने साफ कहा था कि भारत विरोधी प्रोपेगेंडा जो कनाडा से चलता है उसको बंद किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए और कनाडा की जो सरकार है वो इस मुद्दे को काफी सीरियसली ले। और उसके बाद जब यहां पर ट्रूडो आए थे तो उन्होंने हां में हां भी मिलाया था, भारत ने साफ शब्दों में कहा था। लेकिन अभी जो हालात हैं इसमें भारत ने भी साफ जवाब दे दिया है कि अगर कनाडा ऐसे हालातों को कंट्रोल नहीं करता है तो भारत इस पर सख्ती बरतेगा। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो अभी भी दोनों देशों के बीच में, मतलब भारत और कनाडा के बीच में तल्खी बनी हुई है और दोनों ओर से कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले जब जस्टिन ट्रूडो ने अपनी वहां कनाडा की संसद में यह बयान दिया था, उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो है वो तल्खी बढ़ गई थी। फिर क्या हुआ? अब भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने जो है ऐसा कहा कि अगर ये आतंकी गतिविधियां रोकी नहीं गई तो भारत भी कड़ा एक्शन ले लेगा। अब आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। कनाडा के नागरिकों के लिए भारत का वीजा फिलहाल सस्पेंड। दिल्ली के कनाडा दूतावास में कर्मचारियों की संख्या घटाने के निर्देश। भारत और कनाडा के बीच चल रही मौजूदा तनातनी के बाद भारत सरकार ने ये दो बड़े और कड़े फैसले लिए। सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। इस सख्त फैसले की वजह बना है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत के खिलाफ चलाया गया प्रोपेगेंडा, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास इस कदर बढ़ गई है कि कनाडा ने भारत के राजनयिक को निष्कासित कर दिया, तो जवाब में भारत ने भी दिल्ली में कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। कनाडा ने भारत ट्रैवल करने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, तो भारत ने भी कनाडा जाने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। लेकिन अब मामला उससे आगे बढ़ गया है और काफी गंभीर होता दिख रहा है। भारत सरकार ने कनाडा को आतंकियों की पनाहगार बताते हुए अपने राजनयिकों पर खतरे की आशंका जता दी है। No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. You are aware of the security threats being faced by our High Commission and consulates in Canada. The issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. यानी भारत और कनाडा के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की जून महीने में हुई हत्या के बाद कनाडा के पीएम ट्रूडो के आरोपों से भले ही टेंशन बढ़ती दिख रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने की शुरुआत बहुत पहले हो गई। अपने रिश्ते खराब भारत से आखिर क्यों कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, ये जल्दी से आपको समझा देते हैं। पहली वजह हिंदू मंदिरों पर हमला, वहां पर लगातार कनाडा से रिश्ते क्यों खराब हुए। दूसरी वजह भारतीय दूतावास पर हमले लगातार किए गए। तीसरी वजह खालिस्तान रेफरेंडम का समर्थन वहां पर किया गया, जिसके बाद लगातार रिश्ते खराब होते चले गए। चौथी वजह किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी की गई, इस पर समर्थन किया गया। पांचवी वजह है निज्जर की हत्या का भारत पर संसद से आरोप लगाया। कनाडा की जमीन पर एक और मोस्ट वांटेड का कत्ल हो गया। कनाडा के विनिपेग शहर में अज्ञात हमलावरों ने एक के बाद एक 15 राउंड गोलियां दागी। जब फायरिंग थमी तो सड़क पर मोस्ट वांटेड सुक्खा धनुके की लाश पड़ी थी। सुक्खा कनाडा में बैठकर अपना गैंग ऑपरेट करता था। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श का राइट हैंड था। एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल था। सुक्खा के खिलाफ 18 केस दर्ज थे। सुक्खा धनुके 2017 में जाली दस्तावेजों से कनाडा भाग गया था। कनाडा जो है वो भी एक रोग कंट्री बनता जा रहा है। पहले तो हम लोग कहते सिर्फ पाकिस्तान रोग कंट्री है, पर अब लगता है कि ट्रूडो जो है उसकी लीडरशिप में कनाडा भी जो है एक रोग कंट्री
बढ़ता जा रहा है। सुक्खा दुनेके की हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं कि सुक्खा की हत्या किसने की? सुक्खा के मर्डर का पंजाब कनेक्शन क्या है? इन सवालों के जवाब एजेंसियों ने तलाशना शुरू कर दिया है। लेकिन पहले दुनुके की हत्या उस वक्त हुई जब भारत और कनाडा के रिश्ते सबसे तल्ख दौर से गुजर रहे थे। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अपनी सियासत चमकाने के लिए जस्टिन ट्रूडो भारतीय एजेंसियों पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। वहीं कनाडा में ट्रूडो को लेकर सवाल हो रहे हैं। ये पूरी तरीके से कनाडा की डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर रहे हैं संबंधों के साथ साथ। प्रधानमंत्री की जिंदगी का एक बहुत बड़ा जुआ हो, जो कि उन्होंने अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए एक पॉलिटिकल खेल खेला है। कनाडा की जमीन पर मौजूद आतंकवादियों को सजा देने, उन पर एक्शन लेने के बजाय ट्रूडो सियासी फायदे के लिए भारत विरोधी अभियान में जुट गए। ट्रूडो ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों से भारत की शिकायत करनी शुरू कर दी, लेकिन ट्रूडो का भारत विरोधी अभियान डिरेल हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रूडो को ही मामले की जांच कराने की सलाह दे दी। ब्रिटेन ने भी पूरे मामले की गहराई से जांच कराने को कहा। अमेरिका ने कहा कि इस मामले की तह तक जाने की जरूरत है। I hope that we can make sure that perpetrators are brought to justice and that we can all allow the space for that information and that investigation to occur before anybody leaps to judgment. अपने सहयोगियों की तरफ से मिली इस सलाह पर भी ट्रूडो नहीं माने। कनाडा में अटकलें हैं। ट्रूडो सरकार भारत से डिप्लोमैट्स को वापस बुला सकती है। ट्रूडो दूसरे मंचों पर भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। ये तब हो रहा है जब कनाडा के सबसे करीबी सहयोगी कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने इस मुद्दे पर सवाल पूछने वाले पत्रकारों को ही सलाह दे दी। Seriously, you should chill out a bit. भारत के एक्शन और सहयोगियों की तरफ से दरकिनार किए जाने के बाद ट्रूडो अब असमंजस में है। चुनावी फायदे के लिए ट्रूडो खालिस्तानियों के खिलाफ मौन। कनाडा की जमीन पर 22 ऐसे दुर्दांत खालिस्तानी हैं जो भारत के खिलाफ हिंसा और जंग की बात करते हैं। ट्रूडो की खामोशी से ये आतंकी कनाडा की जमीन पर भारतीय नागरिकों के लिए खतरा बन सकते हैं। ट्रूडो ने ये कहीं ना कहीं कोशिश की है भी हम किसी ना किसी मिनॉरिटी जो सिख हैं हम उनको किस तरीके से देश से तोड़ें, उसको कैसे अलग करें, ये बड़ी चाल उन्होंने खेली है। वहाँ पे जाके ने यही रिक्वेस्ट की है कि जो कनाडा और इंडिया के बीच में बात हुआ है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और अब क्योंकि अब वीज़ा बंद हो गए हैं इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है पंजाब में और कई देश के अलग अलग सूबों में। ट्रूडो सियासी फायदे के लिए खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। वहीं कनाडा में हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतरकर ट्रूडो सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2018 में कनाडा की पब्लिक रिपोर्ट ऑन टेररिस्ट थ्रेट टू कनाडा में खालिस्तानी कट्टरपंथियों को देश के लिए बड़ा खतरा बताया गया था। इस रिपोर्ट में कई खालिस्तानी संगठनों का नाम था, लेकिन उस खतरे की तरफ आंख मूंद कर ट्रूडो सिर्फ भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटे हुए हैं। कनाडा से बढ़ती तल्खी के बीच देश ने महिलाओं के अधिकार की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर बेशक विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इस बिल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा माइलस्टोन खड़ा कर दिया है। इस दांव से मोदी ने देश की आधी आबादी के साथ मजबूत कनेक्शन जोड़ा है। ऐसे में क्या विपक्ष 2024 ही नहीं 2029 की लड़ाई में भी पिछड़ गया है? उसी पर यह रिपोर्ट। 21वीं शताब्दी जो है वो महिलाओं की शताब्दी है। 21वीं शताब्दी जो है वह महिलाओं की शताब्दी। पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमेन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। ये जो नई पार्लियामेंट है हमारी, ये रंगीन ज्यादा होगी। इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं। हम ये कौन सा बिल ला रहे हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट के बाद
शेड्स ऑफ ग्रे भी नहीं है। आपके इस बिल में षड्यंत्र नजर आता है। ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है, ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। प्रस्तावना में यह भी उल्लेख है सर कि हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय के साथ साथ हम प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी देंगे। देश की नई संसद में पहले ही विशेष सत्र में एक नया इतिहास बन गया है। महिला आरक्षण बिल के कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। देश की संसद और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करने के फैसले को मंजूरी मिल गई है। तो क्या 2029 के लोकसभा चुनाव का सर्वे आज ही हो गया है? क्या पीएम मोदी ने अगले 2 चुनावों के लिए आधा वोट पक्का कर लिया है? मुझे लगता है कि इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि जिन्होंने इसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया। मैं तो एक महिला होने के खातिर, एक महिला होते हुए मैं यही बोलना चाहूँगी, डेफिनेटली मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं नहीं, मेरी पार्टी बहुत खुश है, हम सब बहुत खुश हैं। Now nobody is there to dominate you. Now nobody will be there in front of you. That you have to be scared और डरना पड़ेगा कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो क्या होगा। आज वो अधिकार मिलेगा। हम लोग इसका स्वागत करते हैं और ST SC और OBC रिजर्वेशन, उसके अंदर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग चाह रहे हैं। तो महिला शक्ति वंदन विधेयक 2023 का अब कानूनी जामा पहनना तय हो गया है। लेकिन इस बिल की यहाँ तक की यात्रा इतनी आसान भी नहीं थी। पहली बार महिला आरक्षण बिल 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश किया गया था। तब प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा। पिछले 27 सालों में महिला आरक्षण बिल ने इस देश में कितने ही निजाम बनते और जाते देखा है। यही नहीं, इस बिल ने 1-2 नहीं बल्कि 5 प्रधानमंत्री देखे हैं। पहले थे HD देवेगौड़ा, जिनकी सरकार ये बिल लाई। उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी संसद में बिल पेश किया। फिर मनमोहन सिंह, जिनके कार्यकाल में बिल राज्यसभा से पारित हुआ। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी सरकार ने इस बिल को संसद से पास कराया। अगर इतना ही उनको पूर्ण बहुमत 1984 में मिला था, 80 में पूर्ण बहुमत मिला था लगातार, और मिसेस गांधी स्वयं महिलाओं वर्ग से आती थी और लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री रही। ये पहली जिम्मेदारी उनकी थी कि वो आधी आबादी को न्याय देती। राजीव जी भी थे, उसके पश्चात 10 साल मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, बीच में 5 साल नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तो ऐसा बोलने से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो ठीक है, चर्चा सभी ने की है, बीजेपी ने भी समर्थन किया है, कांग्रेस ने भी किया है, सभी दलों ने कहा है, लेकिन सबके कोई ना कोई वजह थे। वो ऊपर से बोलना कुछ और मन की मनसा कुछ और। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। हमें महिला को प्रतिनिधित्व बढ़ाना है अपने राज्य के सदन से लेकर देश की संसद तक, और उसके लिए ये विधेयक लाने की ज़रूरत भी है और 27 वर्षों से लटका हुआ है। तो मुझे लगता है ये सही समय है, हमको सबको मिलकर इसको करना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने समर्थन भी किया, बिल पारित भी हुआ। ये कानून लागू कब होगा ये अलग मसला है, लेकिन 27 साल के बाद ये मोदी ने मैदान मार लिया। संसद में सभी दलों और सड़क पर पब्लिक का रिस्पांस बता रहा है कि मोदी सरकार का ये बिल गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, वो एक तरीके से वुमेन जो महिला प्रतिनिधि है उनको बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के हक में अब सिर्फ महिलाओं की आवाज़ गूंजेंगी। 33% महिला बिल जब पास हुआ है तो महिला संसद में भी बैठेगी, समाज भी बदलेगी। महिला आरक्षण बिल्कुल होने चाहिए। जब महिला ही आरक्षण होगी, अच्छी नौकरी पाएगी तो अपने बच्चों को भी अच्छा ऊंचा ले जाएगी। लड़कियां कुछ भी बन सकती है, नेता बन सकती है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं लड़कियां एरोप्लेन सब कुछ चला रही हैं। हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, तो लड़कियां भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। देखो, मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग पीछे हैं। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे संसद पहुंचेंगे। महिला बिल पर जब वोटिंग होगी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहेंगे। अब आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं कि पीएम मोदी 9 बजे संसद पहुंचेंगे
और जब महिला बिल पर वोटिंग हो रही होगी तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। लोकसभा से यह बिल पास हो गया है, राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है और उस वक्त 9 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे और जब वोटिंग हो रही होगी तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। नीरज पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। आज का क्या कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे और वोटिंग कितने देर में शुरू होगी, इस बारे में कोई अपडेट? नीरज पांडे जी, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे तो लोकसभा जाएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में जब लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल अपना रिप्लाई दे रहे होंगे उस समय पीएम रहेंगे। वोटिंग के समय पीएम नहीं मौजूद रहेंगे। और जब दोनों सदनों से ये पास हो जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा को ये बता दिया जाएगा, तो एक कार्यक्रम ऐसा भी है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तमाम महिला सांसद केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन है महिलाओं के लिए। देश की तमाम उन महिलाओं के लिए आज एक सुनहरा दिन है, इसलिए तमाम महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने और उनका धन्यवाद देने जाएंगी कि उनके प्रयास से एक बहुत बड़ा काम हुआ जो 27 सालों से जिस पर बात हो रही थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। तो आज एक बड़ा दिन है देश की तमाम उन महिलाओं के लिए जो लंबे समय से इसकी बात जो हो रही थी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अभी पार्लियामेंट में ही हैं और पूरी घटनाक्रम में नजर बनाए हुए हैं। जी नीरज, आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे संसद पहुंचेंगे। पहले वो राज्यसभा जाएंगे, जब अर्जुन राम मेघवाल जवाब दे रहे होंगे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। महिला आरक्षण बिल पर जब अर्जुन राम मेघवाल बोलेंगे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। उसके बाद कार्यक्रम रखा गया है कि बीजेपी की महिला सांसद जो हैं वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगी, प्रधानमंत्री वहां भी रहेंगे। अपडेट आपको बता रहे हैं कि इस समय राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे संसद पहुंचने वाले हैं और इस समय राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस चल रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। उनसे बात करने के लिए हम सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास। शुक्रिया विवेक। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, महिला आरक्षण विधेयक फाइनली अपने मुकाम की ओर जा रहा है और इस मुकाम तक पहुंचाने में जो मोदी सरकार की पूरी सोच है और जो आगे की योजना है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जुड़ चुकी हैं। स्मृति जी, बहुत ही धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो महिला आरक्षण विधेयक अब अपनी मुकाम की ओर पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरह से प्रतिबद्धता रही है महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने इसको अपनी प्राथमिकता में रखा और कोशिशें की हैं, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। प्रधानमंत्री मोदी के दिल के कितना करीब है ये विधेयक, चूंकि ये एक इसको लेकर के जो बातें वो उन्होंने सामने रखी हैं वो ये बताता है कि सरकार की प्रायोरिटी में ये बहुत ही ऊपर है और उसी के मुताबिक इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा सा देखिए, अभी कुछ टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अहम जानकारी दे रहे हैं कि राज्यसभा में कुछ देर बाद इस पर वोटिंग होगी महिला आरक्षण बिल पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे, जैसा कि हमारे संवाददाता नीरज पांडे हमको जानकारी दे रहे थे। बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही निर्णायक दिन है और सबसे खास बात यह है कि महिला आरक्षण का आज राज्यसभा में जैसे ही ये बिल पास होगा वैसे ही एक बड़ा कदम अपनी पूर्णता की ओर बढ़ जाएगा। और इस एक अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि पीएम मोदी रात 9 बजे संसद पहुंचेंगे। महिला बिल पर जब वोटिंग होगी उस समय पीएम खुद वहां पर मौजूद रहेंगे और अहम बात यह है कि ये बहुत ही सिंबॉलिक है पीएम का उस समय वहां पर मौजूद रहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लगातार पुश दे रहे हैं, लगातार वो इसकी कवायद कर रहे हैं, कवायद करते हुए दिखाई दिए हैं कि महिलाओं को, आधी आबादी को उनका स्थान मिलना चाहिए। और जैसे ही ये बिल पास होगा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की भी योजना है संसद भवन के अंदर से लेकर के और कल सुबह बीजेपी के कार्यालय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। और पूरी कोशिश ये रहेगी, बीजेपी पूरी कवायद इस बात की
कर रही है कि इस मैसेज को घर घर तक पहुंचाया जाए कि ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको हम एक बार फिर से बता दें, वो निर्णायक क्षण एकदम करीब आ पहुंचा है। राज्यसभा में कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी और राज्यसभा, और आप ध्यान दीजिए, साल 2010 वो वक्त था जब ये बिल राज्यसभा से पास हुआ था लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। और अब एक तरह से यूं समझे हम कि पूरे 13 साल के अंतराल पर समय का चक्र एक बार फिर से घूमा है और ये बिल लोकसभा से पास होकर के अब राज्यसभा की दहलीज पर है। बहस की जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद इस पर वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 9 बजे संसद में खुद मौजूद रहेंगे और उनकी जो मौजूदगी है वो इस बात का संकेत दे रही है कि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये जो बिल है वो उसकी कोर प्रायोरिटी में है। और नई संसद में जो पहला, जिसे हम कह सकते हैं कि पहला बड़ा बिल जो पास होने की कवायद चल रही है और जिसकी पूरी उम्मीद है जो पास होगा, क्योंकि सभी पार्टियां एक दो को छोड़ करके सभी पार्टियां इसके समर्थन में हैं और जिस भारी बहुमत से ये लोकसभा में पास हुआ है वो इस बात का इंडिकेशन देता है कि कैसे समय बदला है, कैसे महिलाओं के आरक्षण से जुड़े बिल पर अलग अलग पार्टियां मुख्तलिफ राय होने के बावजूद इसका विरोध नहीं कर पा रही हैं। तो और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जुड़ चुकी हैं। स्मृति जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रतिबद्धता रही है इस महिला बिल को लेकर के और जिस तरह से वो इसको एक तरह से कहें इस अभियान को ड्राइव कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ये घर घर तक जाए, महिलाओं को भागीदारी मिले, आधी आबादी को उनके हक का इंसाफ मिले। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप चूंकि मोदी कैबिनेट का अहम हिस्सा हैं, आप बेहतर बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की इस बिल को लेकर के जो प्रतिबद्धता है उस पर जरा पहले आप अपनी बात बताइए। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र भाई मोदी ने जब संगठन की अपनी यात्रा की थी तब वो और इतिहास दोनों और हमारा संगठन भी साक्षी थे कि हम वो पहला राजनीतिक दल बने जिन्होंने महिलाओं को अपने संगठन में 33% का आरक्षण दिया। मैंने लोकसभा के अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने हम सबसे वादा किया कि ये नया भवन संसद का इतिहास रचेगा, संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने वाला यह भवन है। कौन जानता था कि 72 घंटों में ही एक वर्षों से लंबित महिलाओं के संकल्प को सिद्धि में हम लोग परिवर्तित होते देखेंगे। ये भी कहना इस वक्त उचित होगा कि हमारे देश में 1971 में तब की सरकार ने महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर एक रिपोर्ट साझा करने का प्रयास किया था एक कमेटी के माध्यम से। 1974 में जब वो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसके 7वें चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं कि भारतीय जनसंघ ने तब ये भी कहा था कि महिलाओं को संवैधानिक गारंटी देनी चाहिए कि वो आरक्षण प्राप्त करें। आज ये मेरा सौभाग्य है कि उस गारंटी को हमारे देश में संवैधानिक रूप दिया है नरेंद्र भाई मोदी ने। वर्षों से चले आ रहे महिला के संघर्ष को कि देश की राजनीति के माध्यम से अपने राष्ट्र के निर्माण में वो सहयोग दे सके, प्रबल रूप से काम कर सके, महिलाओं के उस संकल्प को आज प्रधानमंत्री मोदी ने साकार किया है। गौरतलब है कि वो सारे राजनीतिक दल जो मोदी विरोधी हैं, उनको भी नरेंद्र भाई के स्वर से स्वर मिलाना पड़ा, क्योंकि नरेंद्र भाई ने अपनी पहली पारी की शुरुआत में ही कह दिया था कि उनकी सरकार के केंद्र बिंदु इस देश के गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित महिला और किसान रहेंगे। और आज महिलाओं के लिए इतनी बड़ी संवैधानिक सौगात उन्होंने दी है। गणेश उत्सव का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, इससे बेहतर क्या आदि शक्ति के चरणों में हमारी ओर से नमन होगा। हमने आज अपनी आंखों से 33% आरक्षण के बिल को पास होते देख रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे आज संवैधानिक स्वरूप में आपने देखा, लेकिन इसके सामाजिक परिणाम भी बहुत होंगे।
बिल्कुल। और स्मृति जी, आपने एक जो बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको मैं राजनीतिक तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। जो आपने ये कहा कि जो विरोध कर रहे हैं, जिनकी मुख्तलिफ राय है, वो भी वोटिंग में इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये एक बड़ा राजनीतिक रहस्य है कि जो इसमें कमियां भी गिना रहे हैं वो भी वोट कर रहे हैं समर्थन में। मैं इतना ही कहूंगी, मोदी है तो सब मुमकिन है। अच्छा स्मृति जी, एक बात मुझे बताइए कि आपकी क्या अपनी राय है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत बहस हो रहा है और राहुल गांधी ने कहा कि अभी से लागू कर दीजिए, जनगणना और ये डिलिमिटेशन ये सब छोड़िए, अभी लागू कीजिए, ये हक तुरंत मिल जाना चाहिए, 2029 तक का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये जो सवाल उठ रहा है, इस पर क्या कहेंगी आप? मैं इतना ही कहूंगी कि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी संविधान के विशिष्ट ज्ञाता नहीं है। देश के नागरिकों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 को पढ़ें, आर्टिकल 82 को पढ़ें। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वर्तमान परिस्थिति को तब तक नहीं बदला जा सकता, सीट्स को रीएडजस्ट तब तक नहीं करा जा सकता जब तक 2026 में जो सेंसस पब्लिश होगा उसके बाद पूरी की पूरी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी का प्रस्ताव अपने आप में जानबूझकर गैर संवैधानिक इसीलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बिल को वो लोग जाकर फिर कोर्ट में चुनौती दे, जिस बिल को वो संसद में पास नहीं कर सकते, उस बिल को कोर्ट में चुनौती देकर उसको व्यवधान पैदा करें। आपको ध्यान होगा कि साल 2010 से लेकर 14 तक कांग्रेस की बहुमत की सरकार केंद्र में थी, तब भी राज्यसभा में कांग्रेस के सहयोगी दलों ने उनका साथ छोड़ दिया था। भाजपा ने विपक्ष में रहते भी उनका साथ दिया। ये गुजारिश की कि आपके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, आप इसीलिए सरकार में आप पारित कीजिए, लेकिन जानबूझकर गांधी खानदान ने इस बिल को 2010 से लेकर 14 तक लंबित रखा और उनकी सरकार जाने के बाद वो बिल लैप्स हो गया। तो आज मुझे लगता है महिलाओं को तो सबसे बड़ी जो सौगात है वो ये कि पहले लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपल में इसको पारित किया पूर्ण बहुमत के साथ, और अब राज्यसभा में भी यही सौगात देश की महिलाओं को और उन परिवारों को जो अपने घर की बेटियों को, महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, सम्मानित करते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक राजनीतिक संवैधानिक पल है। स्मृति जी, बात खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, और ये सवाल इसलिए कि मेरा कौतूहल हो रहा है जो आपने कहा है। आपने एक बड़ी बात कह दी कि कांग्रेस कोर्ट का सहारा ले सकती है इस बिल को आगे रुकावट डालने के लिए। ये बड़ा ही कौतूहल हो रहा है कि जब वो संसद में साथ हैं तो वहां क्यों जा सकते हैं इसके खिलाफ? मैं इसीलिए कह रही हूं कि आप धारा 370 जो वर्तमान में कोर्ट की अगर आप रिकॉर्ड्स उठा के देखें तो धारा 370 को हटाने के खिलाफ कोर्ट में लड़ने वाले वकीलों में से एक वकील का नाम है कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी। और ये पहला केस नहीं होगा। जीएसटी के संदर्भ में, आधार के संदर्भ में, 370 के संदर्भ में, राम मंदिर के संदर्भ में कांग्रेस ने हर विषय पर, जहां पर वो लोगों के बीच हारे, जहां वो संसद में हारे, वहां उन्होंने मुद्दे को कोर्ट में घसीटा। तो मैं अपने अनुभव से और कोर्ट्स के दस्तावेजों के आधार पर बोल रही हूं। बहुत शुक्रिया स्मृति जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ में जुड़ी हुई थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, और एक बहुत बड़ा उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस इस बिल को लटकाने के लिए कोर्ट भी जा सकती है, जो कि उनको लगता है, और जाहिर सी बात है उनके इस बयान पे सियासी प्रतिक्रियाएं जरूर आएंगी, उससे भी हम आपको वाकिफ कराएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।